इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसने टैक्सी ड्राइवर को पेशकश की कि वो उसे 11 बजे तक मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे तो उसे दुगना किराया अदा करेगी। पेट्रोल की होशरुबा गिरानी के सताए हुए ड्राइवर के लिए वो पेशकश बहुत पुरकशिश थी। उसने फौरन ब्रेक और स्टीयरिंग पर अपने माहिराना कंट्रोल के मौजाना मुजाहिरे शुरू कर दिए और सफर की औसत रफ्तार खासी तेज हो गई। टैक्सी अपनी कतार बदलती, दूसरी गाड़ियों को दबाती आगे बढ़ती रही, मगर फिर भी ड्राइवर 11 बजे अपनी मंजिल से कदरे दूर था। उसने मायूसी से एक गहरा सांस लेकर अपनी टैक्सी की रफ्तार तोड़ी ही थी कि वीरा बोल पड़ी, शाबाश, गाड़ी इस तरह दौड़ाते रहो, तुमने अपनी सरतोड़ कोशिश की है, तुम्हें दुगना किराया ही मिलेगा। टैक्सी की रफ्तार बढ़ गई। होटल की कसीरुल मंजिला इमारत नजर आने लगी। चंद मिनट की बात थी और फिर टैक्सी उसे होटल के पोर्च में पहुंचा देती। इस ख्याल से वीरा के दिलो दिमाग में हैजान बर्पा होने लगा। टैक्सी अपनी मंजिल से करीब तर होती जा रही थी। जरा सी देर में उसे ट्रैफिक सिग्नल से पहले बाएं तरफ घूमकर होटल के ड्राइववे में दाखिल हो जाना था, मगर ऐन उसी वक्त एक खाली टैक्सी की राह की रुकावट बन गई। वो ड्राइवर किसी मुसाफिर की तलाश में सुस्त रवि से कुछ इस तरह ड्राइविंग कर रहा था कि उसे बाएं तरफ से ओवरटेक करना मुमकिन नहीं था। वीरा का ड्राइवर दाहिनी तरफ से आगे निकलने की कोशिश करता तो उसके लिए आखिरी मोड़ काटने में कोई भी गैर मुतवक्का रुकावट पैदा हो सकती थी। उस रास्ता लेने के लिए हार्न बजाना शुरू कर दिया, मगर यूं मालूम हो रहा था जैसे अगली टैक्सी का ड्राइवर बिल्कुल अंधा और बहरा हो। ऐसे अकबनुमा आईने में कुछ नजर आ रहा हो, न हार्न सुनाई दे रहा हो। वीरा का टैक्सी ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर हथेलियां मार मार कर गुस्से में उसके पीछे चलता रहा और जब होटल के ड्राइववे में मुड़ने का आखिरी मरहला आया तो उसे पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाने पड़ गए। वीरा अपनी नशिस्त से उचक कर रह गई। ड्राइववे से एक खुशपोश शख्स बदहवासी के आलम में दौड़ता और फिजा में हाथ लहराता हुआ बरामद हुआ। अगली खाली टैक्सी उसके लिए रुक गई। वीरा का दौरान खून अचानक तेज हो गया। अजनबी ने अपने चेहरे के बाल बिल्कुल साफ कर दिए थे, मगर आंखों और खदोखाल को बदलना उसके बस से बाहर था। वीरा ने पहली ही नजर में अकरम इलाही को पहचान लिया था। अब होटल में जाने की जरूरत नहीं, अगली टैक्सी के पीछे चलो। वीरा ने अपने ड्राइवर को हदायत की, मैं तुम्हें इनाम देकर खुश कर दूंगी, मैं इसी मरदूद के लिए यहाँ आई थी। अकरम इलाही के सवार होते ही वो टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। मुसाफिर मिल जाने के बाद ड्राइवर की सुस्ती दूर हो गई थी। ड्राइववे के सामने से गुजरते हुए वीरा ने मुझे ड्राइववे के फुटपाथ पर दौड़ लगाते देखा था, लेकिन वो मेरे इंतजार में रुककर अकरम इलाही को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। उसकी टैक्सी जन से आगे बढ़ती चली गई। मेम साहब, बुरा न मानो तो एक बात पूछ लूं? वीरा के टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। जरूर पूछो, लेकिन ये समझ लेना कि मैं कोई गलत औरत नहीं हूं। कई मर्द मेरे हाथों से पिट चुके हैं। तोबा तोबा। ड्राइवर ने लम्हे भर के लिए स्टीयरिंग छोड़कर अपने दोनों कानों को हाथ लगाए। मैं अपने पैसेंजरों के लिए कभी कोई गलत बात नहीं सोचता। ये टैक्सी मेरी रोजी है। डरपोक औरतें तो वैसे भी टैक्सी में सफर करने से घबराती हैं, चार हों तब भी रिक्शा ही पकड़ती हैं। मुझे अपनी गाड़ी की इज्जत बहुत प्यारी है। बातें न बनाओ, अगली टैक्सी पर नजर रखो और जल्दी पूछो क्या पूछना चाहते हो। तुम अंग्रेज हो लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलती हो, हमसे भी अच्छी। चंद सानियों की खामोशी के बाद टैक्सी ड्राइवर ने सताइशी लहजा में कहा, ये तुमने कैसे सीख ली? इस वक्त वीरा को उससे काम लेना था। उसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम बुद्धू हो। हर सफेद चमड़ी वाला अंग्रेज नहीं होता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वाले भी कोरे होते हैं। हम लोगों के लिए एक ही बात है, मालूम होता है कि आगे वाला तुम्हारा आदमी है। इतनी लंबी दौड़ न लगाओ। वीरा नरमी से उसकी बात काटी। वो मेरा आदमी नहीं, तुम्हारे मुल्क का एक नंबर का गद्दार है। अगर वो हाथ आ गया तो तुम देखना कि मैं इसका क्या हशर करती हूँ। उर्दू मैंने खुद ही सीखी है। वीरा का इंकिशाफ सुनकर वो उर्दू को बिल्कुल भूल गया और तहय्युर ज़दा लहजे में बोला, गद्दार है तो फिर इसका पीछा करने की क्या जरूरत है? तुम कहो तो कहीं भी टक्कर मार कर इसकी टैक्सी रोक लेते हैं। पेचकस पेट में डालकर इसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। गद्दारों का यही अंजाम होना चाहिए। वीरा टैक्सी ड्राइवर की हुब्बुल वतनी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकी। उसका वो जज्बा काबिल कदर था और वीरा उसे मजीद उभार कर अकरम इलाही के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकती थी। उसके लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि उसके पास अपनी सवारी नहीं थी। वो अकरम इलाही से टकरा जाती तो उसे जेर करने के बाद कहीं भी नहीं ले जा सकती थी। टैक्सी ड्राइवर ने गद्दारों के खिलाफ अपने एतमाद का इजहार करके वीरा को वो मसला हल कर दिया था। अभी उसे छेड़ने या होशियार करने की जरूरत नहीं। वीरा ने उसे समझाया, मुझे देखना है कि ये होटल से भाग कर कहाँ का रुख करता है।
तुमको सारा दिन भी सड़कें नापनी पड़े तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। कराया? बस मेम साहब। टैक्सी ड्राइवर ने बिगड़ कर वीरा की बात काट दी। अपना किराया और इनाम अपने पास रखो। यह हमारे मुल्क का गद्दार है तो उसे पकड़ने के लिए 10-5 गैलन पेट्रोल तो क्या, मैं अपना खून भी दे सकता हूँ। वीरा सख्ते की सी कैफियत में गुंग होकर रह गई थी। उसे तवक्का नहीं थी कि हुब्बुल वतनी के मामले में वो गरीब आदमी इस कदर फ्याज बल्कि शाह खर्च साबित होगा। पाकिस्तान में वीरा गरीब और मुतवस्सित तबके से दूर रही थी। इसका जिन मुजरिमों और साजियों से वास्ता पड़ा वो सब माली तौर पर आसूदा हाल थे। इनकी खुद गर्जियां देख देख कर वीरा इस नतीजे पर पहुंची थी कि पाकिस्तान के खुशहाल शहरियों को अपने मुल्क की बका और सलामती से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर माल बटोरने की तोड़ में लगा हुआ था। ये दौड़ दूर से ऐसी खतरनाक नजर आती थी कि इसमें जायज और नाजायज की तमीज दुश्वार थी। गनीमत था कि इस रोज वीरा अकेली और बेसरोसामा थी। कराची के एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ने उसकी मुहिम के लिए माली और अमली मदद की पेशकश करके वीरा का दिल जीत लिया था। बाद में अपने इस तजर्बे का जिक्र करते हुए वीरा ने कहा था, इसके बाद सुनकर मेरा सीना गरूर से फूल गया। मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसी कौम के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ जिसमें तुम्हारे और अव्वल खान के अलावा मजीद जैसे बेमाया मगर पुरजोश आदमी भी मौजूद हैं। मजीद उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था। कुछ देर खामोशी से ताक़ुब का सिलसिला जारी रहा। दोनों अपनी अपनी जगह पर नादम और खामोश थे। वीरा को अफसोस था कि उसने मजीद के जज्बे को पैसों में तोलने की मज़मूम कोशिश की थी, और मजीद को शायद इस बात पर दुख था कि उसने अपनी कौम से हमदर्दी जताने वाली एक मेम को बेदर्दी से झिड़क दिया था। जब तक अगली टैक्सी पुल अबूर करके क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके में सफर करती रही, दोनों खामोश रहे। सफर का सिलसिला एक समत में आगे ही आगे जा रहा था, लेकिन जब अकरम इलाही की टैक्सी डिफेंस में तौहीद कमर्शियल के रास्ते पर जाने की बजाय सीधी साहिल समंदर की तरफ बढ़ती रही तो वीरा चौंक पड़ी। ये अपना घर छोड़कर समंदर की तरफ क्यों जा रहा है? वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। जो मरने के लिए जा रहा होगा, मजीद ने बेसाख्ता कहा। हर बेगैरत आदमी को कभी ना कभी गैरत आ ही जाती। इसका वक्त पूरा हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत इसे जिंदा नहीं बचा सकती। हमारे लिए बेहतर यह होगा कि हमारा शिकार जिंदा हालत में हमारे हाथ आ जाए। मैं इतनी बात समझता हूँ, ये मर गया तो उसकी कहानी इसी के साथ कब्र में दफन हो जाएगी। इसके सारे साथी बच जाएंगे। इनको भी अपने हिस्से की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम तो अच्छे खासे जासूस मालूम होते हो। रही से तलखी खत्म करने के लिए वीरा हंस पड़ी। मैंने इब्ने सफ़ी के सारे नावल पढ़े हुए हैं। मजीद ने संजीदगी से इंकिशाफ किया। इन्हें पढ़कर आदमी को अच्छे और बुरे की तमीज़ हो जाती है। वो लोग अकल से पैदल हैं जो जासूसी नावलों और कहानियों पर नाहक भूंज चढ़ाते हैं, लेकिन अपने सरहाने हर वक्त ऐसी 2-4 किताबें जरूर रखते हैं। अगली टैक्सी साहिल से जरा पहले दाहिनी तरफ मुड़ गई। अगर अकरम इलाही के दिमाग में कोई फतूर नहीं आया था तो वो कैसीनो के नाम से शोहरत पाने वाली इमारत से होकर कहीं पहुंचना चाह रहा था। अचानक वीरा के जहन का एक दरीचा खुल गया और बात किसी हद तक उसकी समझ में आने लगी। अकरम इलाही टैक्सी से बराह रास्त माइक्रो सेंटर जाने की बजाय साहिल पर आ गया था। वहां से तौहीद कमर्शियल का फासला ज्यादा नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को फारिग करके वो शायद पैदल चलकर अपने घर का जायजा लेना चाहता था। मुझे अकरम इलाही के पीछे भागते देखकर वीरा को यह अंदाजा हो चुका था कि होटल में गड़बड़ हो चुकी थी। अकरम इलाही और बॉब राफेल की मुलाकात मुकम्मल हो सकी थी और ना अकरम इलाही पकड़ा गया था। होटल में जो कुछ होना था उसके लिए वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन वहां से भाग निकलने वाला अकरम इलाही सिर्फ उसी के रहमो करम पर था। मजीद एक बात समझ लो, वीरा ने अपनी जगह पर पहलू बदल कर कहा, यह आदमी मुझे पहचानता है। मैं इसके करीब गई तो यह भाग खड़ा होगा। फिक्र ना करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम ये ख्याल रखना कि वो मेरी टैक्सी लेकर भागने न पाए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे जेर करूं। वीरा ने अपनी आरजू जाहिर की। इस पर पहला हक तुम्हारा है, तो तुम इसके लिए गुलशन इकबाल से दौड़ी चली आ रही हो। पहले यह देखना पड़ेगा कि वो कहाँ उतरता है, फिर तुम ही कोशिश कर लेना। अगर तुम कोई बहुत खतरनाक औरत नहीं हो तो वो तुम्हें देख कर नहीं भागेगा। पाकिस्तानी मर्द एक औरत को बस औरत समझते हैं। इससे डर कर भागना मर्दानगी की शान के खिलाफ समझते हैं। वो भागा तो मैं इसे टैक्सी की टक्कर मार कर कहीं भी गिरा दूंगा। बस आस पास खुला मैदान होना चाहिए। अगली टैक्सी वीरान इमारत के पहलू से गुजरी और फिर एक जगह रुक गई। मजीद ने अपनी टैक्सी मोड़ पर ही रोक ली थी, मगर इंजन बंद नहीं किया। वो खुश था कि दुश्मन ने उतरने के लिए सही जगह का इंतखाब किया था। वीरा ने अपने वेंटी बैग से खोखले नगीने वाली अंगूठी निकालकर अपने बाएं हाथ की उंगली में पहन ली। अंगूठी ढीली थी, लेकिन वीरा कुछ देर के लिए इसे संभाल सकती थी। अकरम इलाही किराया अदा करके टैक्सी से उतरा और खाली टैक्सी आगे बढ़ गई। साहिल की रेत पर दूर दूर तक तेज धूप चमक रही थी। सूरज निस्फ निहार पर पहुंचने वाला था।
اکرم الہی نے وہیں کھڑے کھڑے آسمان کی طرف دیکھا، پھر جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ مجید نے ویرا کا اشارہ پا کر اپنی ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اکرم الہی ہوٹل سے بدحواسی کے عالم میں فرار ہوا تھا اور وہ خود ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ایک دوسری ٹیکسی نے محفوظ فاصلے سے اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے انجن کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا اور ساحل کی طرف منہ کیے سگریٹ کا دھواں اڑاتا رہا۔ ساحل کے اس حصے میں کافی ویرانی تھی، مگر کہیں کہیں اکا دکا افراد نظر آ رہے تھے۔ مجید کے لیے وہ سنہرا موقع تھا کہ وہ ٹیکسی کے اگلے حصے کی ہلکی سی ٹکر سے اکرم الہی کو تپتی ہوئی ریت پر پھینک کر ریت پھانکنے پر مجبور کرتے، مگر ویرا نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ دانستہ ٹکر کو حادثہ سمجھ کر لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑے چلے آئیں گے، بس تم گاڑی اس کے قریب روک لینا، میں پل بھر میں اسے ٹیکسی میں گھسیٹ لوں گی۔ مجید نے اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔ ٹیکسی رکتے ہی اکرم الہی بری طرح چونک کر پلٹا۔ اسی لمحے ویرا دروازہ کھول کر عقبی نشست سے نیچے اتری اور اس نے چٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے دائیں رخسار پر اپنے بائیں ہاتھ کا تمانچہ جڑ دیا۔ وہ کھڑے کھڑے لہرا گیا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے ماہرین کا دریافت کیا ہوا وہ نسخہ وہ محلول انگوٹھی میں چڑے ہوئے رنگین ربڑ کے کھوکھلے نگینے سے نکل کر اکرم الہی کے داہنے رخسار کی جلد میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے مزاحمت کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہے، جو پوری طرح اٹھنے سے پہلے ہی بے جان ہو کر پہلوؤں میں جھول گئے۔ ویرا نے اس کے گلے میں جھولتی ہوئی ٹائی سے لگام کا کام لیا اور وہ منہ کے بل نشست سے ٹکرا کر اس طرح عقبی پائیدان میں گرا کہ اس کا آدھا دھڑ ریت پر لٹک رہا تھا۔ اندر سے مجید نے بے رحمی سے اکرم الہی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پیچھے سے ویرا نہ دھکیلا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا پورا وجود ٹیکسی میں سما گیا۔ ویرا پچھلا دروازہ بند کر کے پھرتی سے مجید کے برابر والی نشست پر بیٹھ کے اور ٹیکسی چل پڑی۔ شروع سے اس وقت تک جو کچھ ہوا غیر متوقع طور پر ہوا۔ گھر سے چلتے ہوئے یہ بات ویرا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ وہ تنہے تنہا اتنا بڑا مارکا سر کر ڈالے گی۔ اکرم الہی کو پہچانتی اس کے سر پر ایک دھن سوار ہوئی تھی کہ اسے ہر قیمت پر اسے پکڑنا ہے۔ اس ادھیڑ بن میں وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ اسے نہایت آسانی سے دیر کرتے ہی وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اسے کہاں لے جائے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال اسٹیشن 4 کا آیا، مگر وہ پچھلی رات میری زبانی سن چکی تھی کہ مجھے اور سلطان شاہ کو مقبول چودھری کو وہاں پہنچانے میں کیا دشواری پیش آئی تھی۔ خامرہ مسئلہ حامد نے حل کر دیا تھا، مگر ویرا جانتی تھی کہ اس وقت حامد بھی ہمارے ساتھ ہوٹل میں الجھا ہوا تھا۔ حامد کی واپسی کے انتظار میں اسے کسی چیک پوسٹ پر قیدی کی طرح وقت گزارنا گوارا نہیں تھا۔ اس نے وہ امکان یکسر مسترد کر دیا۔ آئی بی والوں سے اشتراک عمل کی وجہ سے صدف مینشن دوسرا محفوظ ٹھکانہ تھا۔ ویرا کو صرف اتنا معلوم تھا کہ آئی بی والوں کی وہ عمارت نشتر روڈ پر کہیں واقع تھی۔ وہ اس طویل سڑک سے متصل اس کے صحیح محل وقوع سے واقف نہیں تھی۔ ٹیکسی میں ایک بے ہوش قیدی کو لے کر اس کنجان آباد علاقے میں صدف مینشن کو تلاش کرنے میں سنگین خطرات شامل تھے۔ آخر میں گلو خلاصی کا پورا یقین ہونے کے باوجود وہ اپنے ساتھ مجید کو کسی سنگین درمیانی تجربے کی بھیڑ چڑھانے پر آمادہ نہیں تھی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے مجرموں پر پولیس کے ناروا تشدد کے بارے میں وہ اخبارات میں کئی لرزہ خیز کہانیاں پڑھ چکی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ پولیس کے بارے میں ایسی کہانیاں عام ہونے کے باوجود جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ جرائم کی ہر نئی روح پرانی لہر سے زیادہ سنگین ثابت ہوتی تھی۔ گاڑی ایک سڑک پر موڑتے ہوئے مجید نے ویرا کو مخاطب کیا۔ غدار کا پارسل تو تیار ہو گیا ہے، اسے پہنچانا کہاں ہے؟ اس کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ وہ ویرا کے ذہن میں ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ سے بے خبر شاید یہ سوچ کر نہال ہوا جا رہا تھا کہ اس نے غدار کی سرکوبی میں کسی سرکاری عورت کا ساتھ دے کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ویرا کے پاس مجید کے اس اہم سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ اس نے نیم دلی سے کہا، وہیں لے چلو جہاں سے تم نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا تھا۔ معاملہ خطرناک نہ ہوتا تو وہاں جانے سے پہلے میں اپنے گھر ضرور جاتا، تاکہ میری بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ آج میں نے اپنے ملک کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اسے میرا ٹیکسی چلانا پسند نہیں ہے، ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور دھندا کر لو، اس میں عزت نہیں ہے۔ دیکھو خدا نے آج کیسی عزت دی ہے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے۔ رشتہ داروں اور دوسروں کے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویرا نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی، مگر جواب میں کچھ نہیں بولی۔ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اکرم الہی کے بارے میں اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں تھی۔ وہ مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ موبائل فون کو ہماری تحویل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے کسی کو بھی اس کی عادت نہیں پڑ سکی تھی۔
जो ही वीरा को मेरे मोबाइल फोन का ध्यान आया वो फौरन बोल पड़ी, रास्ते में कोई फोन बूथ नजर आए तो गाड़ी रोक लेना, मुझे काम फोन कॉल करनी है। जरूर जरूर, मजीद खुश होकर बोला। बस टैक्सी जरा पुरानी है, वरना इस वक्त किसी जबरदस्त अंग्रेजी फिल्म का मजा आ रहा है। तुम शायद किसी बड़े को बताओगी कि तुमने अपना काम कर लिया। हाँ, हकीकी जिंदगी कभी कभी फिल्मों से भी ज्यादा हसीन और दिलचस्प हो जाती है। मैं टैक्सी न चला रहा होता तो आज की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रह जाता। वो बहुत मसरूर था। पहला पब्लिक फोन नजर आते ही मजीद ने टैक्सी एहतियात से ऐसी जगह रोक दी जहां पिछले पायदान में पड़ा हुआ कैदी किसी राहगीर की नजरों में ना आ सके। वीरा टैक्सी से उतरकर तेजी से बूथ में घुस गई। किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग हर वक्त फोन कार्ड जरूर साथ रखते थे। वीरा ने स्लॉट में कार्ड डालकर मेरा नंबर मिलाया और बिजी टून सुनकर उसका चेहरा लटका। रिसीवर क्रैडल के हुक से लटकाकर वो मुजरिमाना अंदाज में अपने नाखूनों का जायजा लेने लगी। मैंने जलाल से मुख्तसर सी बात करके फोन बंद ही किया था कि घंटी बजने लगी। मैं चौंक पड़ा। इस वक्त मुझे कौन फोन कर सकता था। मैंने बटन दबाने के बाद मोबाइल फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से वीरा की आवाज सुनकर हैरान रह गया। मैंने इकराम इलाही को पकड़ लिया है, समझ में नहीं आता कि इसे कहाँ ले जाऊं। तुम तो घर पर पड़ी सो रही थी, अकरम तुमसे कहाँ टकरा गया। मैं अपनी हैरत पर काबू नहीं पा सका। वो होटल से भाग रहा था कि मैं पहुंच गई। ये बातें बाद में होती रहेंगी। वो टैक्सी में पड़ा हुआ है, मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, घर शायद महफूज नहीं रहेगा। वीरा बहुत उजलत और घबराहट के आलम में बोल रही थी। मैं बॉब राफेल को लेकर निकल रहा हूं, तुम इस वक्त कहाँ हो। बस यूं समझ लो कि क्लिफ्टन बीच से थोड़ी दूर निकले हैं। वीरा की आवाज उभरी। हम लोग स्टेशन 4 जा रहे हैं। तुम फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के ठीक सामने गोरा कब्रिस्तान के बस स्टॉप पर पहुंचो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अव्वल खान की लैंड रोवर तुम पहचानती हो। वीरा ने मजीद कुछ कहे सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वीरा किसी टैक्सी ड्राइवर को एतमाद में लेकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर गुजरेगी। मुझे खुशी हुई कि उसने इकराम इलाही को पकड़कर मेरी इस झूठ की लाज रख ली थी जो मैंने इस बारे में बॉब राफेल से बोला था। कौन था? अकरम कहाँ है? मेरी फारिग होती स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद हामिद सवाल कर बैठा। वो भी पकड़ लिया गया। मैंने मुसर्रत से उसे आगाह किया, वीरा उसे ला रही है। गुड। हामिद के दिल की गहराइयों से आवाज निकली। उसके निकल जाने पर मुझे यह मिशन अधूरा बल्कि नाकाम नजर आ रहा था। शायद हम बॉब राफेल को ज्यादा सबक न दे सकें, लेकिन अकरम इलाही और मकबूल चौधरी की खोपड़ियां जरूर तोड़ सकते हैं। ये बात सब जानते थे कि बॉब राफेल ऐसा कैदी नहीं था जिसे मकाफात अमल के तौर पर हमेशा के लिए गायब किया जा सके। उसे किसी न किसी मरहले पर रिहा करना नागुज़ीर था। इस वजह से इसकी गिरफ्तारी में स्पेशल टास्क फोर्स का नाम सिरे से नहीं था। इसकी गिरफ्तारी और फिर रिहाई के सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाइयां पूरी करने के लिए इब्तदा से आखिर तक इस केस की हर जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने जिम्मा लेनी थी। इस एतबार से बॉब राफेल को होटल से बराह रास्त सदफ मेंशन मुंतकिल किया जाना चाहिए था, मगर इस बारे में आईवी वालों की मजबूरी भी वही थी जो वीरा की थी। सदफ मेंशन की मुहिब और उजाड़ इमारत के गिरदो नवा में रहने या कारोबार करने वालों के लिए कोई बात बहुत ज्यादा ढकी छुपी नहीं थी। इमारत पर कहीं कोई नुमाया साइन बोर्ड न होने के बावजूद सब जानते थे कि सदफ मेंशन किसी एजेंसी के तसर्रुफ में है और लोग आमतौर पर उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। इसमें खौफ से कहीं ज्यादा राजदारी का अंसर था। लोगों की खुद इख्तियारी एहतियात के बावजूद आईबी वालों ने खुद को कभी अपने पड़ोसियों पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की थी। खामोशी से वहां आते जाते रहते थे और किसी से कोई तारुज़ नहीं करते थे। मगर इस इमारत में एक बुनियादी खराबी ये थी कि वो बस एक इमारत थी, इसका कोई अहाता नहीं था, ना ही वहां सहन पाया जाता था। इसलिए गाड़ियां फुटपाथ के किनारे खड़ी की जाती थी। वहां से इमारत के दाखिली दरवाजे तक एक खुला रास्ता था जो सबकी निगाहों में था। इस खराबी की वजह से आईबी वाले दिन की रोशनी में अपने कैदी शहर के किसी भी हवालात में रखते थे और रात का अंधेरा गहरा होने के बाद इन्हें खामोशी से सदफ मेंशन में मुंतकिल कर देते थे ताकि आसपास की आबादी में गैर जरूरी खौफ व हिरास पैदा न हो। मगर बॉब राफेल कोई आम कैदी नहीं था। वह शहर के किसी लाकअप में भी भेजा जाता, बात फैल जाती। दिन के उजाले में उसे बराह रास्त सदफ मेंशन ले जाना हर एतबार से अक्लो एहतियात के खिलाफ होता। इस मजबूरी की बिना पर यह तय हुआ था कि इसे आर्जी तौर पर STF के हवाले कर दिया जाए। इसकी मुंतकिली के लिए आईबी वालों ने एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के इस्तेमाल की तजवीज़ भी रद्द कर दी थी। आईबी के अफसरान ने अपनी निगरानी में बॉब राफेल को लैंड रोवर में पहुंचाया और चले गए। मैंने गजाला और सुल्तान शाह को गाड़ी में घर भेज दिया और खुद लैंड रोवर में हामिद के साथ हो लिया। रास्ते में मोबाइल फोन पर वीरा से बात होने से बेशतर मैंने जलाल को इन इंतजामात के बारे में ब्रीफ करना चाहा तो वो पहले से बाखबर था।
اسے خوشی ہوئی تھی کہ بوب رافیل اپنی تعیناتی کے مقام سے سینکڑوں میل دور پکڑ لیا گیا تھا۔